नमस्कार। दिशाई कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। जीवन में व्यक्ति को अगर कुछ चाहिए तो उसका जीवन सरल और सरस होना चाहिए। मैंने एक फिल्म में एक गीत सुना था, छोटा सा घर है ये मगर तुम इसको पसंद कर लो। इसके साथ साथ में कुछ गीतों में 90s में खासतौर पर ये बातें आती थी कि दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। ये जो नई दुनिया वाली बात है, ये नई दुनिया कैसी होनी चाहिए? हम चाहे किसी भी तरीके से, कितने भी टेक्नोलॉजिकल एरा में जिंदगी क्यों ना गुजारें, जिए, लेकिन किसी को कोलाहल पसंद नहीं आता, किसी को पोल्यूशन पसंद नहीं आता, अपनी जिंदगी में रोक टोक पसंद नहीं आती। हर आदमी चाहता है कि उसके घर के आसपास एक बड़ा सा गार्डन हो, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध पानी मिले, एक बढ़िया सा आसमान हो, और उस आसमान के नीचे जब वो गुजरे तो उसको अनुभव हो कि वो जिंदगी जी रहा है। दैट मीन्स कि प्रकृति के साथ में जुड़ाव जो है वो होना चाहिए। उसकी केमिस्ट्री जो है वो उस केमिस्ट्री को नेचर के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। वो देखना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ समय से वो देख नहीं पा रहा है। शायद उस कोलाहल को महसूस करते करते उसके अंदर की ऊर्जा जो है वो इतनी कम होती जा रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं जीवित तो हूं, लेकिन जीवंत हूं या नहीं हूं। और जीवंतता तब आएगी जब उसको माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा, माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी मिलेगा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी मिलेगा। और इन तीनों को जब एक साथ लेकर के आएंगे तो उसके जीवन में शिव भी होगा, सत्य भी होगा और सुंदर भी होगा। और इन तीनों को एक साथ लेकर के आने के लिए अगर आपका करियर इसका सबका प्रबंध कर दे तो इससे बेहतर कोई दूसरी चीज हो नहीं सकती। ऐसा ही एक विषय है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। अब ग्रीन केमिस्ट्री से हमारे दर्शकों के मस्तिष्क में ये सवाल आ सकता है कि अगर कोई केमिस्ट्री जो हमने सुना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हुआ करती है, वो रंगों के अनुसार आ रही है, तो क्या उनके पास में करियर ऑप्शंस और भी बहुत सारे इसमें निकल करके आते हैं? और वो ग्रीन केमिस्ट्री होती क्या है और करियर इसमें हम किस तरीके से बनाएंगे? क्या इसके अलग अलग कॉलेजेस खुले हुए हैं दुनिया भर में इसके लिए? क्या ये स्टार्टअप है? क्या ये सरकार इसके लिए काम कर रही है? क्या प्राइवेट सेक्टर इसके लिए काम कर रहा है? संभावनाएं कैसी हैं? क्या बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी जैसा ही एक नया फील्ड इजाद हुआ है, या फील्ड तो पुराना है लेकिन इसको देखा आज गया है? द करियर इन ग्रीन केमिस्ट्री। बहुत सी बातें आज हम करने वाले हैं, और जिनके साथ में करने वाले हैं उनका परिचय आपसे करा देता हूं। हमारे साथ में हैं प्रोफेसर संजय कुमार शर्मा जी। संजय जी, आप डीन रिसर्च हैं JCRC यूनिवर्सिटी में, केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं, और ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर आपने बहुत किताबें लिखी हैं। यू हैव बीन द सीनियर एडिटर, और अगर मैं सही हूं तो बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में आपके लेख, और केवल हिंदुस्तान नहीं बल्कि विश्व भर में ग्रीन केमिस्ट्री के रूप में आपका नाम जो है वो इस समय जाना पहचाना एक बना हुआ है। संजय जी, आपका स्वागत दूरदर्शन के स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आज मुझे अवसर दिया युवाओं से बात करने का और उनसे ग्रीन केमिस्ट्री के विषय पे चर्चा करने का। और क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि व्यक्ति को कोलाहल पसंद नहीं है और व्यक्ति को शांति चाहिए। और देखिए, शांति तभी मिलती है जब व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक आता है। प्रकृति जो है वो एक तरह से एक तो माँ है जो हमें जन्म देती है, और दूसरी माँ है प्रकृति जो हमें पालती है, जो हमें पोसती है, जो हमें हमारा संवर्धन करती है, हमें आगे बढ़ाती है, हमें अवसर देती है। वो सब प्रकृति है। तो प्रकृति में देखिए, आप जिस हवा से सांस ले रहे हैं, जो पानी आप पी रहे हैं, जो अनाज आप खा रहे हैं, ये सब प्रकृति का दिया हुआ दान है जो हमें मिल रहा है। तो अगर उस नज़रिए से देखें तो इस सारे हर सेक्टर में, चाहे वो वायु हो, चाहे जल हो, चाहे मृदा हो, चाहे खेती बाड़ी हो, सब में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। एग्जैक्टली। आप बिना केमिस्ट्री, पानी है, आप पानी में आज अगर आप देखें तो पानी इतना दूषित हो चुका है, उसमें फ्लोराइड है, उसमें हैवी मेटल्स हैं, उसमें ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स हैं, इतने सारे तरह के विषैले तत्व उसमें मौजूद हैं जो कि बहुत सारी भीषण बीमारियों का कारण भी हो सकते हैं, और कई तरह की कई बार डिसेबिलिटीज़ का कारण भी हो सकते हैं। तो अगर आप विस्तार में देखेंगे तो उनमें भी केमिस्ट्री है, मेटल्स की केमिस्ट्री है, फ्लोराइड की केमिस्ट्री है। खाने में देखें, आप वायु में देखें, वायु जो प्रदूषित हो रही है उसमें कितनी तरह का प्रदूषण है।
तो वो गैसेज हैं, डिफरेंट गैसेज जी। हैं, वो भी केमिस्ट्री है। तो अगर मैं कई बार बातचीत में भी कहता हूँ हल्के फुल्के अंदाज में कि हम सुबह उठने से लेके सोने तक अगर हम अपनी दिनचर्या देखें जी। तो पूरे दिन की दिनचर्या में आप देखेंगे कि केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, एग्जैक्टली राइट। और फिर रिलेशनशिप्स में केमिस्ट्री। हाँ हाँ, हर जगह केमिस्ट्री है, आप देखें। और जब ग्रीन केमिस्ट्री की पर्टिकुलरली बात आती है तो देखिए, ग्रीन केमिस्ट्री कोई नई केमिस्ट्री नहीं है। सबसे पहले मैं ये एक कन्फ्यूज़न है लोगों की, जरूरी है पहचानना इसे। बच्चों की समझ के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये कोई अलग से कोई नई केमिस्ट्री नहीं है। ये सिर्फ केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करने की एक नई फिलॉसफी है, एक नया तरीका है कि हाउ वी प्रैक्टिस केमिस्ट्री। चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री हो, उस केमिस्ट्री को हम किस तरह से एनवायरमेंटल फ्रेंडली बना दें, जी। किस तरह से हम उसी केमिस्ट्री को यूज़ करते हुए कम प्रदूषण करें, कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, कम एनर्जी हम कंज्यूम करें, कम से कम केमिकल्स का उपयोग हो, तो वही केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि ग्रीन केमिस्ट्री कोई अलग से विधा नहीं है, ठीक है। सिर्फ हमारी मानसिक स्थिति है कि हमारी सोच और हमारी थॉट प्रोसेस का एक नया नाम है, एक जरिया है कि हाउ कैन वी प्रैक्टिस so many types of chemistry in a greener way, in an environmental friendly way. जी 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 जी। तो उस नाते देश में और विदेश में बहुत प्रेम मिला, बहुत प्यार मिला और बहुत जगह जाने को मिलता है, बातचीत करने को मिलता है। तो आज मैं दूरदर्शन का बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने ये अवसर दिया। एक्चुअली संजय जी की बात ये है कि जब हम किसी विषय की बात करते हैं तो अब हमारे यहाँ कहा जाता है कि विषयों में आसक्ति मत रखिए। हमारे साथ समस्या ये है कि हमने स्कूल में जितना भी कुछ पढ़ा वो सब विषय ही पढ़े हैं। जी, अब जी। जब विषय पढ़ेंगे तो फिर विषयानुकूल ही हो जाएंगे। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन काम एंड कार्य। कार्य थोड़ा औपचारिक होता है, लेकिन कार्य तो हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में से एक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो जो काम है, सो वो काम में कहीं ना कहीं एक रस घुला हुआ है। अब उत्सव है, उत्सव उच्चता का प्रसव होता है। अब उस उत्सव में जब आपकी शादी, आपका किसी का जन्मदिन, आपके साथ में कोई आ रहा है, आपके घर का मुहूर्त, यानी कि खुशी वाली बात है, प्रसन्नता की बात है। और जब प्रसन्नता की बात आएगी तो घर पे अशोक के पत्तों की वो बंधनवार जब लगेगी और घर में खुशनुमा माहौल होगा, तो शायद उसी खुशनुमा माहौल को हम बढ़ाने के लिए ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। सो मेरा आपसे सवाल अब ये है संजय जी कि क्या इसके लिए जो केमिस्ट्री हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, या 11th-12th में जो जब सब्जेक्ट लेता है बच्चा साइंस का, तो वही केमिस्ट्री पढ़नी है, या फिर हमने उसमें कुछ परिवर्तन करने की भी कोशिश की है जिससे कि वो पॉइंट्स, वो संदर्भ जो छूट गए थे या शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया था, वो उसमें जुड़े, जिससे कि शुरुआत से ही जब से वो पढ़ना शुरू करें, या बल्कि मैं तो उससे कहूँगा कि हम केमिस्ट्री पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हम विज्ञान का विषय देखते हैं, तो वहीं से ही चीज़ें शुरू हों, पिन पॉइंट्स। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस बात का मैं उत्तर देने से पहले एक प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा। जी, जी, जी। जो सबसे बड़ा प्रश्न मुझे हर बार एक्सप्लेन करना पड़ता है कि लोगों में एक कंफ्यूजन ये भी है कि क्या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और ग्रीन केमिस्ट्री एक ही हैं? एग्जैक्टली, ठीक बात है। क्या एक ही बात है? तो फिर ये अलग से पढ़ाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। तो सबसे पहला वो डाउट मैं क्लियर करता हूँ हमारे युवा मित्रों का और छात्रों का जो अभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री मीन्स केमिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। जी। मतलब आपके पर्यावरण की रसायन, पर्यावरण की केमिस्ट्री और उसका मानव पर प्रभाव, ये सारा आप पढ़ते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में। ग्रीन केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री फॉर एनवायरमेंट। बहुत बड़ा डिफरेंस हो कि आप पर्यावरण के लिए क्या केमिस्ट्री यूज कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री से पर्यावरण का नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, दैट केमिस्ट्री इज ग्रीन केमिस्ट्री। तो ये बहुत बड़ा एक क्रिस्टल क्लियर डिफरेंस है, दैट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट while the green chemistry is chemistry for environment. तो जब आप for environment बात करते हैं तो आपकी ड्यूटी बढ़ जाती है, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आप कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान हो जी। चाहे वो आप पानी को प्रदूषित कर रहे हैं तो भी आप पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं, आप वायु को प्रदूषित कर रहे हैं तो भी पर्यावरण को नुकसान दे रहे हैं, आप मृदा को, मिट्टी को प्रदूषित कर रहे हैं तो भी पर्यावरण को नुकसान कर रहे हैं। तो ये सब ना करें, और ये सब ना करते हुए आप अपना विकास कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, तो वो जो केमिस्ट्री है वो ग्रीन केमिस्ट्री, यानी कि शुभ और लाभ। यस।
जो हम लोग दीपावली के अवसर पर अपने घरों के आगे Absolutely. लिखते हैं कि लाभ ऐसा हो हाँ। तो सबके लिए शुभ हो। जो सबके लिए शुभ हो। Fantastic. अब आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। हम लोग कृषि में पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जहरीले रसायन यूज़ करते हैं, और निश्चित रूप से उससे आपकी पैदावार बढ़ती है, लेकिन साथ में आपने कभी सोचा है कि मिट्टी की गुणवत्ता घटती है? रसायन, जब जहरीले रसायन आप डाल रहे हैं, उससे मिट्टी की गुणवत्ता कम हो रही है, प्लस जो उससे उपज हो रही है, उस उपज में उन रसायनों का दुष्प्रभाव भी जा रहा है, जी। और उस उपज को जब हम खा रहे हैं तो हम हमारे शरीर के अंदर वो दुष्प्रभाव ले रहे हैं। एग्जैक्टली। तो एक बहुत बड़ा एक चेंज पिछले काफ़ी दिनों में आपने देखा होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक चेंज आया बिल्कुल। कि उसमें प्राकृतिक खाद यूज़ होती है, आपके गोबर और जो अपने प्राकृतिक संसाधन है उससे वो कृषि की जाती है। तो वो सिर्फ कहने को नहीं है, लोगों ने क्या उसको एक फैशन के तौर पे फैशन लेने के सिंबल लिए। बना जी, लिया, जी, जी। लाइफ स्टाइल सिंबल जबकि बना ऐसा है दिया, नहीं वो। जबकि वो ऐसा है ओरिजिनलिटी नहीं। वही है, मूल वही है। ओरिजिनलिटी वही है। आप अगर देखें, अगर कंपेयर करें तो हमारे जो दादा दादी की पीढ़ी थी, उस समय स्वास्थ्य की इतनी समस्याएं नहीं होती थी। मोटा खाना, मोटा पहनना, और देसी बासी अच्छी खेती करते थे, मेहनत से खेती करते थे, रासायनिक खादों का प्रयोग कम होता था, तो बीमारियां कम थी। एक छोटी सी बात। दूसरी बात, जिस तरह से आपका पानी, जल स्रोत आपके प्रदूषित हो रहे हैं, अगर वही प्रदूषित जल से आप खेती कर रहे हैं, सब्जियां उगा रहे हैं, जयपुर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि नाले के जितने भी प्रदूषित नाले हैं उसमें सब्जियां उगाई जा रही हैं, और वो सब्जियां घरों में जा रही हैं। हमें नहीं पता कि सब्जी कहाँ से आ रही है। आपको मालूम नहीं वो सब्जी कहाँ से आ रही है। उसमें, उस सब्जी में कितनी हैवी मेटल्स लोडेड हैं, कितने फ्लोराइड लोडेड हैं, कितने केमिकल्स लोडेड हैं, और वो हम खा रहे हैं। और उसका दुष्प्रभाव ये है कि बहुत छोटी छोटी उम्र में बच्चों को अस्थमा हो रहा है, बच्चों को डायबिटीज हो रही है, कितनी किस्म की बीमारियां सिर्फ खान पान की वजह से हो रही हैं, बिल्कुल, और जिसका हमें अंदाजा ही नहीं है। तो ग्रीन केमिस्ट्री वो चीज़ है, वो फिलॉसफी है जिसमें तमाम तरह का प्रोडक्शन, तमाम तरह का सिंथेसिस होगा, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए होगा, प्रकृति के अनुकूल होगा, और जिससे प्रकृति को कम से कम नुकसान हो। बल्कि विस्तार करें, हम उसका, प्रकृति का विस्तार करें, अपनी प्रकृति का विस्तार करें। जब हम बात करते हैं कि अपने सुख को विस्तृत कर लें, सबको सुखी बनाएं, बिकॉज दैट इज द फिलोसफी और हिंदुस्तान। जब हम बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो हम सबकी बात करते हैं, केवल अपनी बात नहीं करते। द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, ये कहा जाता है, लेकिन हम तो उससे भी ज्यादा बात करते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम एक गांव की बात नहीं करते। बिल्कुल, और इसीलिए आपके द्वारा, आपके माध्यम से जानकारी मैं शेयर करूं कि ये समस्या सिर्फ भारत की नहीं है या किसी विशेष देश की नहीं, पूरे विश्व की समस्या है। बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज जो है दैट इज ए ग्लोबल कंसर्न, और यूएन में इस पे बहुत चर्चा हुई, और 193 कंट्रीज ने मिलके एक प्रस्ताव पारित किया, और सस्टेनेबिलिटी गोल्स डिसाइड किए गए। 17 सस्टेनेबिलिटी गोल्स बनाए गए, और उन 17 के 17 जो सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं, जिनको सारे 193 देश मिलके उसको साझा करेंगे, लागू करेंगे, उस पर काम करेंगे। अगर उन सबको आप गौर से देखें तो उन सब में ग्रीन केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। उन गोल्स में क्या है? उन गोल्स में है लो पॉवर्टी, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, राइट, फूड, हाउसिंग, एटमॉस्फेयर, आपका लाइफ अंडर वाटर, लाइफ अबव वाटर। ये तमाम वो गोल्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है ही है, ग्रीन केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है ही है। और जब हम ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं, जब ये शुरू हुआ, ये कोई 2 दशक पुरानी ये फिलॉसफी है, और अमेरिकन साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर पॉल अनस्टस एंड जॉन वार्नर, उन दोनों महानुभावों ने ये सबसे पहले शुरू किया, और 1998 में सबसे पहले उन्होंने दुनिया को बताया कि ग्रीन केमिस्ट्री एक नई थॉट प्रोसेस है, एक नई फिलॉसफी है, एंड इट इज़ बेसिकली दिस होल फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन ए सेट ऑफ 12 प्रिंसिपल्स। 12 नियम हैं, 12 कायदे हैं, प्रिंसिपल्स हैं जिन पर ये आधारित है। और उन 12 नियमों को अगर आप देखेंगे तो वो सारे ऐसे नियम हैं जिनको हम अगर चाहें, चाहना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर हम चाहें, हमारी विल पावर अगर अच्छी हो, तो 12 के 12 नियम ऐसे हैं जिनको हम अपने कार्यशैली में ला सकते हैं, हमारे केमिस्ट्री पढ़ने के करिकुलम में ला सकते हैं,
हमारी लेबोरेटरीज के एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व कर सकते जी। हैं और आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा, सुरक्षित और आनंददायक पर्यावरण देने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है। तो उसी में जब हम बात करते हैं लो वेस्ट प्रोडक्शन की, अब आप मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ जी, प्लीज। कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है, आप A+B=C+D बना रहे हैं, ठीक है। और वो C+D बनाने में आप कितना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कितना केमिकल वेस्ट कर रहे हैं, कितना आप वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि डिज़ायर्ड प्रोडक्ट 100% कभी नहीं बनता। डिज़ायर्ड प्रोडक्ट बना सपोज 60%, 40% आपका वेस्ट हो गया। जी, बिल्कुल। और वो वेस्ट कहाँ जाता है? वो एटमॉस्फेयर में जाता है। या तो आप उसको पानी में बहा देंगे, या गड्ढा खोद के मिट्टी में दबा ठीक देंगे, बात है। या कुछ भी नहीं करेंगे और लापरवाही में ऐसे ही फेंक पटक देंगे, देंगे, पटक ठीक बात देंगे। है। तीनों ही सूरत में वो घूम फिर के आपकी बॉडी के अंदर जाने वाला है, लौट फिर के, और वो आपकी सोसाइटी को, आपके जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको खराब करने वाला है। तो अगर वही प्रोडक्ट, उसी रिएक्शन को आप किसी नए तरीके से करें जिसमें कम एनर्जी लगे, कम केमिकल लगे, कम वेस्ट प्रोड्यूस हो, तो वही रिएक्शन आपकी ग्रीन रिएक्शन हो गई। एग्जैक्टली। आपकी ग्रीन केमिस्ट्री कोई अलग से चीज़ नहीं है, सिर्फ उस केमिस्ट्री को एनवायरमेंटल फ्रेंडली वे में करना, वो ग्रीन केमिस्ट्री और एक नए तरीके के साथ नए में करना। तरीके से मैं यहाँ पर ये जब चीज़ बड़ी जानना चाह रहा था आपसे कि जिस तरीके से 21 जून 2015 को जब देश के प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम से अब इस दिन को जाना जाएगा, लेकिन योग हम लोग बहुत समय से जानते हैं, लेकिन योग में जब ए जुड़ा और ये योगा हुआ और दुनिया ने इसको पहचाना, तो कई बार हम लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान की चीज़ जब विदेश की साइकिल से होकर यूरोप से अमेरिका के रास्ते आती है तो उसकी जरा महत्ता जो है वो बढ़ जाती है। ठीक तरीके से वैसे ही जैसे आप जब ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं संजय जी की, तो ये कुछ नया नहीं है। तो यानी कि हिंदुस्तान की बहुत पहले से आ रही हर वो चीज है जो शायद हमारे पुरखों ने, जो पढ़े लिखे नहीं भी होते होंगे, हालांकि मेरा ऐसा मानना नहीं है, वो अच्छे पढ़े लिखे होते होंगे, बट वही चीज आज प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन उनकी स्टाइल से, जिस स्टाइल से यूरोप और अमेरिका चीज को समझना चाहता है, देखना चाहता है। ये देखिए निदेश जी, ये ठीक वैसी बात है कि नीम और हल्दी को हम बरसों से जानते हैं, हमारे पूर्वज जानते हैं और पीढ़ियां जानती हैं, विश्व जानता है कि नीम और हल्दी का जो ओरिजिन है वो भारत है जी। लेकिन उसका पेटेंट अमेरिका ने ले लिया। तो ये उनका दोष नहीं है, उनकी तो स्मार्टनेस है, ये हमारा दोष है, ये हमारी अनभिज्ञता है, हमारा, आप इसको लेजीनेस कहें, हमारा अनभिज्ञता कहें, या हमारा ये कहें एटीट्यूड के चलता है, सब चलता है, ठीक है यार, ठीक है। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े बुजुर्ग, वो चाहे किसी यूनिवर्सिटी में ना गए हों, चाहे किसी कॉलेज में की डिग्री उनके पास ना हो, लेकिन उनके पास अपनी समझबूझ इतनी थी कि उनको पता था, वो मिट्टी उठा के इस तरह से देख के मिट्टी छोड़ के बता देते थे कि हवा किस तरफ है, बारिश कब होगी, कब अपने को दाना डालना है, कब अपने को उपज करनी है, तारों को देख कर समय बताया जाता था। तारों को देख के समय बता देते थे। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री भी कोई नई चीज़ नहीं है, ये ठीक है विदेशों के माध्यम से हम तक पहुंची है, लेकिन ये एक तरह से भारत का अपना खुद का ज्ञान है, परंपरागत ज्ञान है। बिल्कुल। और हमारे ऋषि मुनि जो कि जंगलों में रहते थे, प्रकृति के ज़्यादा निकट रहते थे, वो तो सब, अगर कहा जाए तो ग्रीन केमिस्ट्री तो आदिकाल से हम लोग बिल्कुल पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। और अगर हमारा आयुर्वेद देखें आप, आयुर्वेद पूरा क्या है, ग्रीन केमिस्ट्री है भाई। एग्जैक्टली, मुझे तो यही समझ में आ रहा है अभी तक की बात पे, वो सारा ग्रीन केमिस्ट्री है। आपका जितना भी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं, अगर आप उनकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, उनका केमिकल एनालिसिस करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें केमिस्ट्री की भाषा में आप बताएंगे कि इसमें ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये चीज़ें हैं, लेकिन वो कब से हम यूज़ कर रहे हैं, आदिकाल से यूज हो रही हैं। तो हम तो केमिस्ट्री को आदिकाल से यूज़ कर रहे हैं। ऋषि मुनि और जो हमारे आयुर्वेदाचार्य होते थे, वो तो उन दवाओं को एक खुराक देते थे और आप सोचिए बच्चा चंगा हो जाता था, अच्छा बना संजय जी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये केवल करियर ऑप्शन नहीं है, ये एक पुण्य का काम है। और ये आप हमारा जो परंपरागत ज्ञान था संजय जी, अगर आप उसको, उस विधा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, फिर अगर हम हिंदुस्तान में कुछ चंद लोगों की बात करें जो इस चीज़ के, इस ग्रीन केमिस्ट्री नाम को देकर के उसके पायनियर बन करके आगे निकले हैं, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ दैम। नहीं, बिल्कुल, ये तो आपका स्नेह है, लेकिन हाँ, ये एक नई डायमेंशन है कि हम अपने परिप्रेक्ष्य में, हमारे भौगोलिक परिवेश में, अपनी सांस्कृतिक जो हमारी संपदा है, उसको लेके अगर हम ग्रीन केमिस्ट्री
ये जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे काम करें, तो मेरा ख्याल है कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत की अपनी एक ग्रीन केमिस्ट्री फिलॉसफी हो, बिल्कुल अपना एक संपदा, एक न केवल प्राकृतिक संपदा हमारी एनरिच हो, बल्कि हमारा जो इंटेलेक्ट है, हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रोफाइल है हमारे देश का, हमारे युवाओं का, वो बढ़े। और देखिए इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पे बहुत बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें इन चीज़ों का काफ़ी महत्वपूर्ण जिक्र किया गया है, समावेश किया गया है कि हमारी शिक्षा, हमारी पारंपरिक विधाएं, हमारे जो पूर्वजों का जो ज्ञान है उसको हम संवर्धन करें, उसको आगे बढ़ाएं, तो उसमें भी इसका जिक्र आता है। और धीरे धीरे अगर उसी के आसपास हम बात करना शुरू करें, तो अब देश की लगभग सारे विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में ग्रीन केमिस्ट्री अब एक सब्जेक्ट के तौर पे समावेशित कर ली गई है, या केमिस्ट्री के ही सिलेबस में उसको एक यूनिट के तौर पे, एटलीस्ट एक यूनिट के तौर पे उसको शुरू किया गया है। ये एक बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। और देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे कभी जाएं, मैं युवा छात्रों का भी आह्वान करूंगा कि वो कभी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ देखें कि देयर आर सेवरल प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटीज़। आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ मिलेंगी जिसमें आप ग्रीन केमिस्ट्री पे भी काम करें। और सबसे बड़ी जो खूबी इस विधा की है वो ये है कि ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि विभिन्न विषयों का समावेश अपने आप में करता है। एग्जैक्टली, ठीक बात है। एक बॉटनी का स्टूडेंट ग्रीन केमिस्ट्री में काम कर सकता है, कंप्यूटर इंजीनियर ग्रीन केमिस्ट्री में काम कर सकता है, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट काम कर सकता है, देयर आर आर्ट्स का स्टूडेंट कॉमर्स का स्टूडेंट काम कर सकता है। आप देखिए, जब हम शोध की बात करते हैं तो आजकल तो शोध को जब हम विस्तार से बात करें तो उसमें तो कोई भौगोलिक सीमाएं रही नहीं। इंटरनेट का ज़माना है, भौगोलिक सीमाएं कुछ नहीं है। आप देश में रहते हुए विदेश के टॉप मोस्ट साइंटिस्ट के साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। दूसरी बात, रिसर्च अब इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है जी, अप्लाइड रिसर्च हो गई, उसका ज़्यादा महत्व है। मैं आपके माध्यम से ये बात साझा करना चाहूँगा कि अब वो दौर चल रहा है जबकि अप्लाइड टाइप की रिसर्च में ज़्यादा संभावनाएं हैं, ज़्यादा फंडिंग है, ज़्यादा आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स आपके स्वीकृत हो रहे हैं। तो उसमें आपको चाहिए ही है कि एक विद्यार्थी केमिस्ट्री का, एक विद्यार्थी मैनेजमेंट स्टडीज़ का, एक विद्यार्थी अर्थशास्त्र का। आप देखिए कितना कैसा डाइवर्सिफाइड कंपोजिशन है कि केमिस्ट्री, मैनेजमेंट एंड अर्थशास्त्र तीनों मिलके एक रिसर्च प्रोजेक्ट बनाए। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई भी रिसर्च करते हैं, उसका असर आपके सोशल और इकोनॉमिकल दोनों फ्रंट्स पे पड़ता है। दोनों को बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। Exactly. तो अगर आप उसका इनपुट आपके साथ रखेंगे तो आपका रिसर्च ज़्यादा अच्छा होगा, उसकी संभावनाएं ज़्यादा होंगी, उसकी रीच ज़्यादा होगी, ज़्यादा लोगों तक जाएगा, और ज़्यादा लोगों तक जाएगा तो उनके ज़्यादा लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो आप देखिए उसकी व्यापकता के साथ साथ उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ेगी। एग्जैक्टली। और ये एक सक्सेस स्टोरी जब सामने आती है तो वो बाकी लोगों को इंस्पायर करती है। अभी बहुत सारे बच्चों को अगर हम बात करें तो शायद पहली बार वो आज ग्रीन केमिस्ट्री पे बात सुन रहे होंगे, परिचर्चा सुन रहे होंगे, तो उनके मन में जरूर एक क्यूरियोसिटी होगी। तो मैं उनको ये निवेदन करता हूँ कि वो इस क्यूरियोसिटी को, इस जागरूकता को मरने ना दें। आप इस कार्यक्रम के बाद जरा इंटरनेट पे देखें, ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में सर्च करें, गूगल करें, और गूगल करके आप देखें कि इस क्षेत्र में कितनी अपार संभावनाएं, न केवल शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप जिसकी बहुत बात होती है आजकल देश में, एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रीन केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी संभावना। स्टार्टअप किया जा सकता है, क्यों नहीं किया जा सकता। अगर आप कहें कि क्या कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात अगर हम करें, अगर उसी को देखें तो वो भी तो एक स्टार्टअप की ही एक भूमिका है। क्यों नहीं आप कोई भी एक प्रोडक्ट ले लें और उस पर आप अपना स्टार्टअप करें। हम घर पे भी शुरू कर सकते हैं, अपने छत पे शुरू कर सकते हैं, शुरू करें। Exactly. रूफ टॉप फार्मिंग चल रही है, रूफ फार्मिंग चल रही है, और मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो उसको बड़ा अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा उसमें लाभ भी कमा रहे हैं। देखिए
मैं ये आपने जो दूसरा पॉइंट बोला ना, जो लाभ कमाने वाला, ये मुझे लगता है कि हमारे युवा छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है। बिकॉज हम पीयर ग्रुप की जब बात करते हैं, सो सम पर्सन इज एन आईटी सेक्टर, 4 साल इंजीनियरिंग करके कि अगर आप किसी अच्छी आईटी, बड़ी आईटी कंपनी में जाते हैं और एमएनसीज में जाते हैं, आपको बहुत हैंडसम पैकेजेस मिलते हैं, दुनिया भर की यात्राएं करने का मौका मिलता है। 5 साल कभी आप कैलिफोर्निया रुक गए, कभी आप स्वीडन चले गए। सो लोगों को बड़ा उत्साह रहता है कि यार वहाँ पर जो है ना वो कूल है, सैटरडे संडे आपका ऑफ है और आपका जॉब है, और WFH वगैरह वर्क फ्रॉम होम हो गया तो आपको घर पे एक छोटा सा ऑफिस बनाना है, जैसे लाइक लैपटॉप, मैकबुक, आपका आईपैड, और आपका काम हो गया। तो यहाँ पर जो लाभ वाली बात है, थोड़ा सा उसके बारे में देखिए लाभ इस तरह से होगा, और मैं आपकी बात को भी आगे बढ़ाता हूँ कि जब आप फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, सपोज रूफटॉप फार्मिंग की बात कर रहे हैं, तो उसका मॉनिटरी बेनिफिट कैसे, उसका क्या प्लान हो सकता है। देखिए आप सब्जी उगा रहे हैं, अब आप ही तो उसको बेचने जा नहीं सकते, तो आपके पास एक नेटवर्क होना चाहिए। नेटवर्क होना चाहिए तो उसका बड़ा आसान तरीका आजकल हो गया है कि इंटरनेट के माध्यम से आप एक वेबसाइट बना लें और आप एक ऐप बना लें। आईटी देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज सबसे बढ़िया और सबसे लाभकारी टूल है, जो हर विषय के साथ मिलकर उसको लाभकारी बना देती है। ठीक है। तो अगर आपने एक ऐप डिज़ाइन कर लिया और आप कुछ भी नहीं, आप अपनी तरकारी भाजी बेचने के लिए उस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप ये समझिए कि आपका शुरू में नो प्रॉफिट नो लॉस तो पहले दिन से शुरू हो जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे उसकी नेटवर्किंग होगी, प्लस आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना अच्छा सर्व कर रहे हैं, कैसी क्वालिटी दे रहे हैं, तो उससे भी वो आगे बढ़ता है। मेरा जो मंतव्य है, जो बात आप तक पहुंचाने का, वो ये है कि इसमें आप, जो मैंने कहा कि कंप्यूटर साइंस का आदमी भी काम करेगा, मैनेजमेंट का भी करेगा, किसी भी स्ट्रीम का करेगा, भाई जो पर्यावरण की मदद कर सके वो हमारे लिए लाभकारी आदमी है। और इसी तरह का, जैसे मान लीजिए पानी की बहुत समस्या है, आपको मैं यहाँ एक चीज़ और आपके माध्यम से कहूँ कि पानी में, जैसे राजस्थान में फ्लोराइड की बहुत समस्या है, और पूरे राजस्थान में बहुत फ्लोरोसिस है, और अगर आप देश के पूरे परसेंटेज ऑफ फ्लोरोसिस से कंपेयर करें तो राजस्थान में 50% से ज़्यादा फ्लोरोसिस अकेले राजस्थान में। ठीक है। फ्लोराइड के अलावा पानी में जो हैवी मेटल्स हैं, भारी धातुएं हैं, उनका भी प्रचुरता पाई जा रही है, जो कि बहुत सारी बीमारियों का कारण है। और उसमें एक हैवी मेटल है आर्सेनिक। जी हाँ। आर्सेनिक के बारे में कहा जाता है कि आर्सेनिक का टेस्ट आज तक कोई बता नहीं पाया है। वो इतना विषैला है कि अगर ऑलपिन की नोक बराबर भी आप जीभ पे छुआ लें तो आप उसका टेस्ट बताने के लिए जीवित नहीं रहेंगे। राइट। अगर आप इस पे कभी रिसर्च करें, गूगल करें, तो आप देखेंगे कि हमारा जो पश्चिम बंगाल की तरफ का इलाका है, पश्चिम बंगाल है, बांग्लादेश है, वो जो इलाका है, उधर आर्सेनिक कंटेमिनेटेड वाटर बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ के पानी में इतना ज़्यादा आर्सेनिक है कि वर्ल्ड बैंक भी बहुत रिसर्च कर रहा है, यूनिसेफ भी कर रहा है, तमाम ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। वहाँ के पानी में इतना आर्सेनिक है, और उस आर्सेनिक की वजह से सालाना 20 से 30 हज़ार लोगों की वहाँ मृत्यु हो जाती है, सिर्फ पानी पीने से। अब आप समझिए कितना ये कितना दुखद है, साथ में कितना आश्चर्यजनक भी है कि खाली पानी पीने से आदमी मर जाए। तो लेकिन ये तथ्य है, ये आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और ऐसी ऐसी बीमारियां उसकी वजह से होती हैं कि आप उन चित्रों को, उन फोटोग्राफ्स को देख नहीं सकते, इतने हृदय विदारक वो दृश्य हैं कि सिर्फ पानी की वजह से इतनी भयावह बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन कोई इलाज नहीं है। अब देखिए इसका कितना बड़ा सोशल इम्पैक्ट है कि वहाँ उस इलाके में सबसे ज़्यादा चावल की खेती होती है। बिल्कुल। और चावल की खेती जिस पानी में हो रही है वो पानी आर्सेनिक कंटेमिनेटेड है। अल्टीमेटली जाना, तो जो चावल जो पैदा हो रहा है वो आर्सेनिक लोडेड चावल पैदा हो रहा है। तो चावल में पानी होता है, पूरा पानी होता है, और वो चावल देश के हर कोने में जा रहा है। यानी हम सब जगह को वही बना रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो आर्सेनिक लोडेड चावल हम भी खा रहे हैं, आप भी खा रहे हैं, देश के हर क्षेत्र में वो खाया जा रहा है। तो आर्सेनिक हर जगह पहुंच गया, सबके शरीर में पहुंच गया, और शरीर के माध्यम से वो पर्यावरण में पहुंच गया। एग्जैक्टली। राइट। कुछ साल पहले एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज आर्टिकल छपा था, मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले की बात होगी। उस समय दिल्ली के पानी का सर्वे किया था, और उस पानी के सर्वे में 53 नमूने ऐसे पाए गए थे जिसमें आर्सेनिक था।
दिल्ली में दिल्ली हार्ट में, ऑफ द नेशन। हार्ट ऑफ द नेशन। ये मैं बात बता रहा हूँ 7-8 वर्ष पुरानी, जी। आज की डेट में आप करेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही निकलेगा, राइट। दिल्ली तक आर्सेनिक आ गया, इसका मतलब दिल्ली से जयपुर कितना दूर है? दिल्ली 7 साल पहले की बात करें, अगर हम आज की बात करें हाँ, तो फिर वो अगर हम नमूने उठाएं तो शायद आ भी जाए, बिल्कुल। और देखिए इसमें इसमें भी एक संभावना है कि युवाओं को आगे आना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड स्टडीज़ में आगे आना चाहिए, पर्यावरण से रिलेटेड शोध में आगे आना चाहिए। और घूम फिर के बात वहीं आती है कि ग्रीन केमिस्ट्री में कितनी सारी संभावनाएं हैं, वो आप जब तक इसके अंदर घुसेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। संजय जी, इसमें चूंकि हम लोग हमेशा ये जानते हैं कि झरना जो है वो ऊपर से बहता है, तो चूंकि दिल्ली की बात आ गई है तो हम थोड़ी सी बात यहाँ पे यूजीसी से रिलेटेड भी करना चाहेंगे, क्योंकि आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात की, नैप की बात की, तो एक उत्साह जो होता है ना, किसी को एक बैकअप देने वाली बात होती है। एक अगर कंधे पे हाथ रख दिया, पीठ पे हाथ रख दिया कि तुम चलिए, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ में हैं, तो क्या सरकार का या एजुकेशन पॉलिसीज का या यूजीसी का कोई एक ऐसा बैकअप प्लान है कि अगर आप ग्रीन केमिस्ट्री में काम करते हैं, सो जो बाकियों को जो चीजें नहीं मिलती हैं, हम आपको वहां वो देने की कोशिश करेंगे जिससे आपको एक उत्साहवर्धन। बहुत बढ़िया, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है नितेश जी। देखिए, जो नई शिक्षा नीति आई है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताऊं कि ये क्रांतिकारी एक डेवलपमेंट है देश में, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बरसों बाद हुआ है। और उसको 3 स्तर पे आप देखें कि आपकी स्कूली शिक्षा, आपकी कॉलेज की शिक्षा और कॉलेज से आगे की शिक्षा, हायर एजुकेशन। तो तीनों सेक्टर्स में उन्होंने बहुत सारे नवाचार प्रस्तावित किए हैं। और उन नवाचारों में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, 50-60 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो मैंने पूरा पढ़ा और मैंने उसमें देखा है कि उसमें शोध को और पर्यावरण से संबंधित शोध को बहुत महत्व दिया गया है। अगर आप उस क्षेत्र में काम करते हैं, उस क्षेत्र के, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अगर लाते हैं तो उसको बहुत आसानी से और बहुत अच्छी फंडिंग मिलेगी। आज देश में माहौल इतना अच्छा है शिक्षा को लेके और रिसर्च को लेके कि आपको सिर्फ आगे बढ़ के पहल करनी है। अगर मैं आपको कहूँ, अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जैसा कि मैंने कहा कि आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे जाइए, आप डीबीटी की वेबसाइट पे जाइए, आप सीएसआईआर की वेबसाइट पे जाइए, यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, तो करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है, लेने वाले नहीं है। सरकार देखिए, सरकार देने के लिए तैयार बैठी है। आप मेरा यकीन मानिए, और मैं भी बहुत सारी जगह जाता हूँ, कई सारे इस तरह की कमेटीज़ में भी होते हैं कि जहाँ हम लोगों का सामना होता है कि भाई हम देने बैठे हैं, कोई लेने वाला नहीं है। कोई अच्छा प्रस्ताव तो आए, उस प्रस्ताव में हमें लगे तो सही कि हाँ कुछ नई बात हो रही है। अच्छा प्रस्ताव, जो आपने ये शब्द यूज किया ना, अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपसे बात लेना चाहूंगा, बिकॉज किसी की नज़र में कुछ अच्छा होता है, किसी की नज़र में कुछ अच्छा होता है। हो सकता है किसी बच्चे ने, किसी स्टूडेंट ने कुछ बनाया हो और उसकी नज़र में बहुत अच्छा है, उसको लग रहा है, अब उसको गाइड करना है, जो आपकी वो गाइड बताए उसको कि सरकार उसको किस नज़रिए से देखेगी और वो उस तरीके से अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपके यहाँ पर आपने कौन से ऐसे लूप पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जिसके कारण से आपका अच्छा जो आपको लग रहा है उनको शायद वो सामान्य लगे? देखिए, इसकी भी व्यवस्था नई शिक्षा नीति में है जी। उस शिक्षा नीति में मेंटर बनाने की पॉलिसी है। आपको मेंटर्स मिलेंगे। आपको सपोज आपका छोटा कॉलेज है, तो उस छोटे कॉलेज में मान लीजिए लैब्स नहीं है, सुविधाएं नहीं है, तो आपको एक बड़ा कॉलेज आपको मदद करेगा, आपको अपनी सुविधाएं देगा, आपको अपनी लैब एक्सेस करने को देगा, आपको अपने जो प्रोफेसर्स हैं उनकी सेवाएं देगा। ये उसमें बाकायदा प्रोविज़न है। और उसमें क्लस्टरिंग ऑफ इंस्टीट्यूट्स की बात आती है कि ऐसे छोटे छोटे कॉलेज, ऐसे छोटे छोटे स्कूल जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं, वो एक समूह बना लें और वो समूह में एक बड़े, सपोज एक विश्वविद्यालय, मैं एक यूनिवर्सिटी से आता हूँ, तो यूनिवर्सिटी चलाना एक बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। बिल्कुल। आप एक विश्वविद्यालय चला रहे हैं तो आपकी एक मोरल ड्यूटी है कि आप अपने आसपास के क्षेत्र में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार करें और उसमें मदद करें और एक बड़े भाई की तरह व्यवहार करें। एग्जैक्टली, आप विश्वविद्यालय हैं, तो आप केवल हिंदुस्तान से रिलेट नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको एक सरकार ने एक प्रावधान दे दिया कि आपने एक अपनी संस्था खोली, एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप उस क्षेत्र के एक शिक्षा की जगत में आप एक बड़े भाई हैं, तो आपका वैसा व्यवहार होना चाहिए। और मुझे जान के, मुझे आपसे शेयर करके बड़ी खुशी होगी कि अभी इतना अच्छा माहौल है कि विश्वविद्यालय भी आगे होके अपनी सेवाएं दे रहे हैं और
जिसको कहते हैं ना कि मेंटरिंग कर रहे हैं। जी। ठीक है, इसी तरह की एक व्यवस्था AICT ने भी शुरू की। जी। अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी जो संस्थान जी, बिल्कुल, AICT है, बिल्कुल। AICT ने भी एक नई व्यवस्था शुरू करी कि बड़े इंस्टीट्यूट्स को मेंटर्स बनाया गया, उनके जो सीनियर प्रोफेसर्स हैं उनको मेंटर्स बनाया गया। कि सपोज मान लीजिए ग्रीन केमिस्ट्री ही है, अब ग्रीन केमिस्ट्री में मेरा जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत अनुभव है, अब मेरी क्या ड्यूटी है, या तो मैं उसको अपने तक ही रखूं या मैं उसको बांटूं, उसको मैं लोगों से साझा करूं। तो अगर कोई संस्था या कोई विद्यार्थी या कोई शोधार्थी इस तरह का प्रस्ताव लाता है कि सर मैं ये करना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए, तो मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है कि मैं उस चीज़ को आगे बढ़ाऊं और अपने साथियों को भी उससे जोड़ूं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सुविधाओं के अभाव में जो प्रतिभावान बच्चे हैं वो टूट जाते हैं, राइट। और यहीं कोई अगर हाथ पकड़ने वाला मिल जाए तो बस प्रतिभा तो उसमें है ना, प्रतिभा तो उसमें है ही। तो ठीक उस तरीके की बात है कि भैया मूर्ति जो है वो तो पत्थर में थी, आपने पत्थर के जो बाकी चीजें उनको हटा दिया, मूर्ति निकल पड़ी। बिल्कुल। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है और जो हमारी सरकारें कर रही हैं वो सिर्फ आपको यही तो बता रही हैं कि हम हैं, आप आओ, हम आपका हाथ पकड़ते हैं, हम आपको आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि विद्यार्थियों में भी जो महिला विद्यार्थी हैं, जो छात्राएं हैं, हमारी जो गर्ल्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारी इतनी संभावनाएं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सरकार के माध्यम से हैं। आज के अखबार में एक बहुत ही सुखद समाचार मैंने पढ़ा कि जो राजस्थान में स्पेशली छात्रों का जो औसत निकाला गया, जो प्रतिशत निकाला गया, प्रति 100 विद्यार्थियों पे छात्राएं अब 105 हो गई हैं। तो ये एक आप देखिए, अगर आप देखें तो देश बदल रहा है, देश में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। आप बालिका शिक्षा को अगर देखें तो उस पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो बालिकाओं के लिए जो महिलाएं जो इवन जो घर पे बैठ के भी काम करना चाहती हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं घर पे हैं, वो भी अगर शोध में आना चाहती हैं, उनके लिए भी प्रावधान है, उनके लिए भी पॉलिसी है सरकार के पास, उनके लिए भी जो है संसाधन है। एग्जैक्टली। लेकिन आपको थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। देखिए पानी का ग्लास सामने रखा है टेबल पे, अब वो उठाना तो मुझे ही पड़ेगा है ना। तो वो वाली बात है, ग्लास में पानी है, इसकी पूरी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि पूरा व्यवस्था कुछ है। मतलब उसमें केवल जो ग्रीन केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो ग्रीन केमिस्ट्री से केवल ऐसा नहीं है कि आप सामाजिक सुख की बात कर रहे हैं, आप सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे हैं, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आत्मसंतुष्टि जो है वो आपको मिलेगी मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से हम अपने घर को ग्रीन बनाना चाहते हैं, बड़ा बनाना चाहते हैं, आप सुख सुविधाओं से भी युक्त रहना चाहते हैं, वैभवशाली समृद्धिशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो यहाँ सादा जीवन उच्च विचार के साथ साथ में ये भी होगा कि आपका जीवन उच्च भी रहेगा और विचार तो उच्च रहेंगे ही रहेंगे जब आप इस तरीके की बात करेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आज का मुझे लगता है कि आज का पूरा कार्यक्रम रहा है। और कुछ समय हमारे पास में और भी अभी शेष है संजय जी, जिसमें हम एक दो चीज़ें पर और आपका ध्यान चाहेंगे। बिकॉज जब हम ये देखते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और उसके बाद में अगले आने वाले 5 साल में 10 साल में, बिकॉज ये टाइम जो है इवॉल्व टू इलेक्ट्रिक का है। और हम लोग अभी हमारे जो एक केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने जब एक इंटरव्यू में कहा कि आप 2022 में अपने घर में अगर आप ठीक ठाक हैं तो आप अपने घर में इलेक्ट्रिक कार को खड़ा हुआ पाएंगे। तो ये भी एक ग्रीन केमिस्ट्री का ही एब्सोल्युटली दिस इज ग्रीन केमिस्ट्री। आप अगर पेट्रोल की बचत कर रहे हैं, पेट्रोलियम संसाधनों को बचत करके और इलेक्ट्रिसिटी पे आप अपने ऑटोमोबाइल्स को चला रहे हैं, तो वो अपने आप में एक पर्यावरण की सेवा है। ये ग्रीन टेक्नोलॉजी है और ग्रीन धीरे धीरे देखिए उस पर आना ही है, उस पर आना ही है। या तो हम अपनी मर्जी से आ जाएं या प्रकृति हमें मजबूर कर देगी उधर आने के लिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, जितनी भी आज आपदाएं हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सुनामी आ रही है, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, क्या है, प्रकृति वार्निंग दे रही है हमें कि भैया सुधर जाओ। तो हम जो नितिन गडकरी जी ने कहा है वो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो संभावित नहीं है, पूर्ण रूप से संभावित है कि आने वाला समय ही सिर्फ ग्रीन एनर्जी का है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का है। आपके पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं और खत्म होने के साथ साथ वो प्रदूषण फैलाने वाले भी हैं। बिल्कुल ठीक बात है।
बल्कि मैं तो साथ साथ में ये भी कहूंगा कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि आज से 100 साल 500 साल या 1000 साल या 2000 साल पहले, बिकॉज हिंदुस्तान की भारत का इतिहास तो बहुत पुराना है, और अगर हम बात करते हैं इतनी बड़ी की सुश्रुत चरक जैसे लोग चिकित्सा शास्त्र में हमारे यहाँ रहे हैं, अगर हम बात करें कि हमने ब्रह्मास्त्र या पाशुपतास्त्र अगर हम उसको इतिहास मानते हैं, तो अगर हमने ये सब कुछ बनाया तो पेट्रोल का कोई विकल्प भी बनाया जा सकता था, लेकिन शायद नहीं बनाया बिकॉज हम अपने पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। बिल्कुल सही बात है। बड़ी बात ये कहने में हो सकता है बहुत सारे लोगों को शायद ये अजीब लगे, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हमने उस जमाने के ब्रह्मास्त्र बना लिए जो आज के जमाने की मिसाइल्स कहलाते हैं, जब हम उस जमाने में उतनी एब्सोल्यूट मिसाइल्स बना सकते थे, तो क्या हम पेट्रोल का कोई विकल्प नहीं ढूंढ सकते? बिल्कुल ठीक बात। लेकिन हमारे ऋषियों ने मनीषियों ने कुछ सोच के ही ऐसा रखा होगा कि प्रकृति वरना उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन ठीक है, अब जो क्लाइमेट चेंज की जो विपदा पूरे विश्व के सामने है, बिल्कुल उसने मजबूर कर दिया है हमें ये सोचने के लिए कि वी शुड गो बैक टू आवर रूट्स। एग्जैक्टली, वापस हमें अपनी प्रकृति की तरफ जाना ही पड़ेगा। और अब हम भीख मांगने की मुद्रा में, प्रकृति से भीख मांगने की मुद्रा में कि देवी आप बचाओ, तो अब वो तभी बचाएगी प्रकृति जब हम अब से ये संकल्प ले लें कि अब और नहीं, अब और हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अब और प्रदूषण नहीं करेंगे। वो अब जो है वो कल से नहीं आएगा, वो इसी समय से आएगा। इसी समय से आएगा। और वो किसी देश या किसी समूह से नहीं आएगा, वो इंडिविजुअल से आएगा, बिल्कुल मुझसे आएगा, नितेश जी से आएगा। हम लोग जब अपने स्तर पे मैं बदलूंगा तो देश बदलेगा ना। बिल्कुल। तो जब मैं बदलूंगा तो देश बदलेगा, तो प्रकृति भी बदलेगी ना। बिल्कुल। तो मैं से शुरू किया जाए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि जब एक कोई सुखद परिवर्तन होता है तो वो एक से एक दिए से दिया जलता है। बिल्कुल, और वो रोशनी बहुत दूर तक जाती है। सुंदर बात आपने कही है। मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है आपने यहीं पर हम लोग इस कार्यक्रम को शायद पूर्व भी करना चाहेंगे, बिकॉज आपने जब मैं की बात की थी तो संस्कृत में मुझे वो 3 चीज़ें याद आ गई जिसमें हम अहम, आवाम और वयम की बात करते थे, यानी कि मैं है और फिर हम दोनों हैं और हम दोनों से हम सब हैं, यानी कि मैं आगे बढ़ूंगा। और स्वामी रामतीर्थ कहते थे संजय जी कि मैं चलता हूं तो पूरा भारत मेरे साथ चलता है। और अगर वो भारत हम अपने अंदर बसा के चले हैं, और हमने जो कहानियां सुनी है बचपन में कि कान्हा जी जब मुंह में मिट्टी खा लेते थे और यशोदा माता ने देखा तो पूरा ब्रह्मांड उनके अंदर समाया हुआ था। तो अगर एक यूनिवर्स हमारे अंदर एंड वी आर द कल्चर ऑफ अहम ब्रह्मास्मि, तो हम तो अहम ब्रह्मास्मि की बात करते हैं, तो वो प्रकृति हमारे अंदर है। प्रकृति को बाहर से खराब करने की बात नहीं है, हम अपनी प्रकृति को अंदर से भी खराब कर रहे हैं। इसलिए अपने अंदर को थोड़ा ठीक करें, अपने बाहर को थोड़ा ठीक करें, और अपने करियर को संभालने के लिए, बिकॉज जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, टेक्निकल कंपनीज हैं, जिन्होंने शुरुआत में एक इशारा जो है वो पकड़ लिया, तो शायद हमारे दर्शकों के लिए, हमारे युवा छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए ये इशारा है कि ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा विकल्प आपके लिए साबित हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से स्वस्थ भी रखेगा, आपकी तिजोरी को भी स्वस्थ रखेगा, आपके जीवन को स्वस्थ रखेगा। इशारा पकड़ लीजिए, आज से शुरू हो जाइए, काम करना शुरू कर दीजिए, और फिर देखिए सब सुखमय होगा, निरोगी होगा, मंगल होगा, शुभ होगा और लाभ होगा। बहुत सुंदर संजय जी, और बहुत आनंद आया आपके साथ में कार्यक्रम करने के लिए। कुछ संदेश आप अगर देना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं संदेश बस यही देना चाहूँगा कि अहम ब्रह्मास्मि की जो बात की नितेश जी ने, ये इसी को अगर सूत्र बना लें तो बस बात चल पड़ेगी। और आप सभी में पोटेंशियल है, आप सभी में प्रतिभा है। आप ये मत सोचिए कि आप किसी दूर दराज गांव में बैठे हैं या शहर में आओगे तभी आप कुछ कर पाओगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, मैं भी एक गांव से निकला हूँ, नितेश जी भी एक गांव से निकले हैं। गाँव में आपको ज़्यादा संभावनाएं हैं, आप प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक हैं। बिल्कुल। अपनी प्रतिभा का यूज़ कीजिए। और अब तो इंटरनेट के माध्यम से पूरी दुनिया आपका गांव है। एग्जैक्टली। तो आप उस संभावनाओं को एक्सप्लोर करिए और आगे बढ़िए। बिल्कुल, आप आगे बढ़ें, और आप जितना आगे बढ़ेंगे लोग आपके साथ में आएंगे। ये सोच कर मत चलिए कि कोई मेरे साथ में नहीं। आप आगे बढ़िए तो सही, आप शुरुआत करिए तो सही, लोग आपके साथ में खड़े, पूरा भारत आपके साथ में खड़ा है। संजय जी, आपका बहुत धन्यवाद करने के लिए। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।